संस्थान की ओर से प्रदेश महासचिव गौरव सिंह परमार के साथ में चंद्रराज सिंह तोमर स्टेट चेयरमैन साहब आकर सेना के पूर्व सैनिकों से मिलकर सभी प्रकार के विचार विमर्श व अन्य समस्याओं पर व्यवस्थाएं और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए परिपूर्ण रूप से जानकारी एकत्रित करके और जनसंपर्क करने के लिए उपस्थित हुए। सर, मैं केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान का स्टेट चेयरमैन मध्य प्रदेश से हूं और मैं आज मध्य प्रदेश में काफ़ी जिलों में भ्रमण कर रहा हूं। इस समय बरसात के कारण इतने हालात ख़राब हैं, पूरा मध्य प्रदेश के अंदर सीवर सड़क की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त चल रही हैं, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। फिर भी मैं कई अधिकारियों से और कई हमारे जो बुजुर्ग हैं और जो कई संगठनों में और कई से उसमें संगठनों में कार्य कर रहे हैं, उस संस्थानों में अपनी वो दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और समय दे रहे हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहा हूं, उनसे मैं मिल रहा हूं। आज 17/9/2024 को मैं माननीय जसवंत सिंह राजावत जी के यहाँ पे, जो कि गायत्री विहार कॉलोनी पिंटू पार्क मुरार में इनका निवास है, वहाँ पे आया हुआ हूँ। और ये हमारे फोर्स में रिटायर सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं। इन्होंने भारत देश की सेवाएं की हैं और इन्होंने उस सेवा के दौरान जो भी दिक्कतें आई हैं और उसके विषय में हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कि देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। माननीय यशवंत सिंह राजावत जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं और आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि ऐसे ही हम अपने संस्था का कार्य करते रहें। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं यशवंत सिंह जी, आप अपने विचार रखें कि आपने रिटायर सूबेदार हुए हैं तो पहले आपके अंदर क्या क्या परेशानियां आई थी देश में, जो कि आज नई सरकार ने सुविधाएं ज़्यादा दी हैं कि पहले की सरकार ने सुविधाएं फोर्स को ज़्यादा दी हैं, उसके विषय में आप थोड़ा बताएं। मतलब जैसे आपने अभी बोला कि क्या क्या सुविधाएं दी हैं जी और पहले सरकार की सुविधाएं ज़्यादा थी या हाँ, अभी की। जी आज की तारीख में जो अभी की सरकार है, जी उस सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हैं। जी जब अटल जी थे, हम्म, कारगिल युद्ध हुआ था, जी उससे पहले जो युद्ध हुए थे, 71 की लड़ाई हुई थी, 65 की लड़ाई हुई थी और बाकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो उसमें सैनिक कहीं का भी हो, उसको एक गड्ढे में इकट्ठा करके और आग लगा दी जाती ओ, थी। मतलब उसकी डेड बॉडी घर पे नहीं आती थी। ये अटल जी की देन है, जो कि कारगिल के टाइम में कोई भी व्यक्ति ख़त्म हुआ है, उसकी डेड बॉडी उसके घर पे पहुंचाई गई है। और आज भी वो नियम चालू है, चल रहा है कि जहाँ कहीं पर भी कोई व्यक्ति ख़त्म होता है तो उसकी डेड बॉडी उसके घर पे आती है। ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है उनका। जी, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। जी, अब आप हमें ये बताएं कि आपने जी बहुत अच्छी बताई कि पहले सरकारों ने फोर्स के लिए जो व्यवस्थाएं पहले ये बताते थे, हमारे पास हथियार पहले पैसे ही नहीं था, और हमारे आज की स्थिति में देश के पास कैसे कैसे हथियार उपलब्ध करवाए हैं। आपने फिर भी इतनी लड़ाई लड़ी हैं, तो आपने कैसे अपने सीमा की सुरक्षाएं की हैं, वो आज कैसे सुरक्षाएं हो रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हमारे टाइम में जब हमने सीमा सुरक्षा की है, उस समय वास्तविक बात थी कि हथियारों की कमी थी। जी इतने आधुनिक हथियार नहीं थे जितने कि आज हैं। उस समय जो हमारे छोटे हथियार थे, उन्हीं हथियारों से हमने युद्ध किया। जैसे 71 की लड़ाई में है, 71 की लड़ाई में हमारे पास रडार थे, L-70 गन थी। L-70 गन और रडार से हमने दुश्मन के हवाई जहाज़ों को गिराया है और उनको भगाया है। जबकि आज की तारीख में तो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, बड़े बड़े टैंक हैं, जी एडी टैंक, जो कि कहीं पर, क्योंकि 71 की लड़ाई में ये देखने के लिए मिला था कि सेना का कोई भी व्यक्ति बगैर एडी प्रोटेक्शन के नहीं चल सकता। इन्फेंट्री को एडी प्रोटेक्शन चाहिए, आरटी को एडी प्रोटेक्शन चाहिए, आर्मर्ड को एडी प्रोटेक्शन चाहिए,
बड़े बड़े ब्रिजों को एडी प्रोटेक्शन चाहिए, बड़े बड़े जो डैम हैं, हथियारों के डिपो हैं, उनको एडी प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसके लिए 71 के बाद इस प्रकार से माहौल बनाया गया कि हर चीज़ के लिए अलग व्यवस्था है। स्टैटिक के लिए अलग है, इन्फेंट्री के लिए अलग है, आर्मड के लिए अलग है। नहीं तो पहले क्या होता था, आर्मड के पास तो टैंक है, उन्होंने तो युद्ध किया और उनको बोला विड्रॉल, वे तो विड्रॉल हो गए, वो एडी वाले फंस गए। तो वो चीज़ अब नहीं है। अच्छा सर, एक निवेदन और करना चाहेंगे आपसे। जैसे अब जी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये शासन संभाला है तब से फोर्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके, एक तो पेमेंट में, और फोर्स ये चाहता है कि हमारी पूरी स्वतंत्रता के साथ में, पहले हम हर क्षेत्र में स्वतंत्र थे लेकिन अब कुछ प्रतिबंधता ऐसी आ गई है, ऐसा है क्या? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब उसमें क्या है, पहले जो फोर्स था प्रतिबंधता पहले भी थी, लेकिन पहले कम थी। अब डिफेंस में भी क्या है, राजनीति घुस गई है। तो जो राजनीति घुसने से क्या है कि जो हमारे अधिकारीगण हैं वो राजनीति में थोड़ा प्रेरित हो गए, लेकिन फिर भी समय पे अपना काम करते हैं। जब समय आता है तो राजनीति को दरकिनार कर देते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। यानी कि अभी भी जो सरकार ने किया है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार जो कर रही है, नए नए हथियार ला रही है, फोर्स बढ़ा रही है, तो उसके अनुसार अभी जैसे अब मैं जो आप बोल रहे थे नहीं करना, जैसे ये जो आ रहा, ये क्या नाम को कौन सा है, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना। हाँ, अग्निवीर योजना चलाई है अग्निवीर सरकार ने। योजना जो चलाई है, उससे क्या ये लाभ और क्या हानियां हैं, उससे हमें क्या दिक्कत? उससे बहुत लाभ है, हानि कोई नहीं है। अच्छा। हानि इसलिए नहीं है कि एक सैनिक भर्ती किया जाता था, उसकी जगह पे अब 10 सैनिक भर्ती किए जाते हैं। और जब 10 को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें से 4 साल बाद फिर उनकी दोबारा से एक भर्ती प्रक्रिया होती है, जो कि एक रख लिया जाता है, 9 उसमें से हटा दिए जाते हैं। निकाल दिए जाते हैं। तो उसमें क्या है, जो विलियंट है, विलियंट जी। सेना में पहुँच जाते हैं। दूसरा जो हटाए जाते हैं तो उनके लिए क्या है कि उनको पैसा दिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स में उनको नौकरी की व्यवस्था है। तो वो जो 9 एक की जगह पे जो 9 हैं, एक तो वो देश के लिए अच्छे हैं, क्योंकि अभी जो ये गार्ड है जो ड्यूटी पे जो रखते थे, वो सिविलियन को तैयार करते थे, लेकिन वो उस प्रकार से नहीं हो पाता था। अब क्या है, नए लड़के आ रहे हैं, जी। ट्रेंड आ रहे हैं, कल को देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो आपको हथियार तो मिल जाएंगे, जी। अम्नेशन भी मिल जाएगा, आदमी नहीं मिलेगा। तो आपके पास इतने आदमी तैयार ट्रेंड हैं कि उन हथियारों को वो इजी गोइंग में चला करके देश को सुरक्षा प्रदान कर सकते सुरक्षा हैं। प्रदान कर सकते हैं। आपसे हमें हमारे अंदर एक जानकारी काफ़ी दिनों से हमारे अंदर ये चल रही रहती कि हमारे भारत सरकार के लिए क्या कोई ऐसा प्रतिबंध है कि हम अपने अंदर भारत देश की सीमा के लिए, सुरक्षा के लिए जो सेना भर्ती करते हैं, उसमें एक क्वांटिटी बना रखी है कि साहब इतनी लिमिट है उसकी कि आप इससे ज़्यादा भर्ती नहीं करेंगे, ऐसा नियम है क्या? और यूएनओ से ऐसा नियम है, यूएनओ से इंटरनेशनल जो हमारा इंटरनेशनल जो है वहाँ से ये नियम है जी। कि आप अगर आपको ऑथराइज 1 लाख सैनिक है तो आप 1 लाख एक नहीं कर सकते, 1 लाख से 10 कम रख सकते, बढ़ा नहीं सकते। यानी कि हमें प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित, ऐसा हमारा- आपको ही प्रतिबंधित नहीं सभी किया, देशों को। पूरे जितने देश हैं सबको ये प्रतिबंध है। अच्छा। हाँ? ये जानकारी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अच्छा, ऐसे ही हमारे जैसे कुछ हर प्रदेशों में हम एक पुलिस भर्ती की होती है हमारे यहाँ पे, आईजी, डीजीपी जैसे ये सब बड़े अधिकारी रहते हैं, तो क्या हम अपने यहाँ पे प्रदेश लेवल पे पुलिस को मनमानी तरीके से भर्ती कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, पीएम प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि उसमें हमारे ऊपर प्रतिबंध है? उसमें भी प्रतिबंध है। ये क्या होता है, इनका पॉपुलेशन के अनुसार भर्ती होती है, यानी पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कितनी उसके हिसाब से करते हैं। उसके हिसाब से भर्ती होती है, उससे अधिक भर्ती नहीं कर और सकते। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे हमारे भारत सरकार को क्या क्या वो करना चाहिए जिससे कि एकदम हमारी सरकार सुरक्षा की दृष्टि से हमारा फोर्स पूरा बिल्कुल स्वतंत्र रहे और उसको और एनर्जी मिले और ताकत के साथ में कर्नल, जनरल, जो भी आपके जितने भी रैंक आते हैं,
देखो वो उसमें स्वतंत्रता एकदम प्राप्त नहीं, करें। उसमें तो सिर्फ एक ही है, राजनीति को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। करना चाहिए। हम्म, डिफेंस में राजनीति को डिफेंस को राजनीति से प्रेरित नहीं करना चाहिए, जो कि आज की तारीख में हो रही है। और राजनीति से प्रेरित नहीं होगी तो फ्रीडम काम करेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने जब से रिटायरमेंट कब लिया है? 1969 1979 79 में आपने रिटायरमेंट लिया है। तब से हमें ये बताया कि आप फिर भी एक अमेठी AMITY यूनिवर्सिटी बॉयज PG का निर्माण कार्य कर रहे हैं। उसमें तो हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे, हॉस्टल बना रहे हैं, तो उसमें सारी सुविधाएं लेंगे, उससे देश का हमारे का बहुत विकास होगा। देखो वो क्या है, शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, जी और जब शिक्षा महंगी हो चुकी है तो उसके लिए हमने सोचा कि कम से कम 50% रिड्यूस करके ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे यहाँ रह कर के वो अपनी शिक्षा को लें और देश को आगे बढ़ाएं, अपने आप को भी वो ब्रिलियंट बने। तो उसके लिए हमने हर रूम में लेट बाथ अटैच किए हैं, जो कि अमेठी यूनिवर्सिटी में नहीं है। 3 रूमों के बीच में एक लेट बाथ है, हमने हर रूम में एक लेट बाथ अटैच किया है। जी। उनसे कम पैसे में हमने रेंट पे दिया हुआ है। आपने बच्चों को सुविधाएं देने का पूरा वो किया पूरा है। को ये किया है तो बच्चों को प्रॉपर सुविधा मिल सके। और आप एक राजावत कॉम्प्लेक्स जो पटरी रोड पे आपका है, वहाँ पे आप बैठते हैं, लोगों की समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं, उनको समाधान कराते हैं, ये भी हमने सुना है। तो आप कैसे लोगों का समस्याओं का निराकरण करवाते हैं? मतलब देखो, कुल मिला के क्या है कि अगर किसी की समस्या का निराकरण कराना है तो सबसे पहले उस समस्या को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जिस व्यक्ति की गलती है उसको उस गलती के लिए प्रेरित कराना पड़ेगा, और प्रेरित करा करके उसको वहीं पर सुलझा दिया जाता है, करवाते हैं कि कोर्ट कचहरी में नहीं जाते। ये आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करेंगे कि आप देश की सेवा करते हुए वो अभी भी आप एक ऐसी अवस्था में, वो हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले से आप इतना टाइम दे रहे हैं, और हमारे लड़कों को, हमारे जो मध्य प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ेंगे, इतनी सोच है आपके अंदर कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का कैसे विकास हो। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे ही आप विकास करते रहें और बच्चों को ये संदेश देते रहें। हमें आपसे यही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।